आज बात देश की कमाई पर होगी, लेकिन उस कमाई पर थोड़ा सा संकट है। अब सोचिए, अगर देश की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अचानक खतरे में आ जाए तो क्या होगा। भारत सरकार ने इस साल एक बड़ा सा टारगेट रखा था, यानी 75,000 करोड़ के डिविडेंड का, यानी वो पैसा जो सरकारी कंपनियां सरकार को देती है। लेकिन अब इस टारगेट पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है लंबी चलने वाली ये जंग जो मिडिल ईस्ट में हो रही है। मतलब दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन, खास करके मिडिल ईस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये अगर चलती रही तो ये खतरा बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन हमारे लिए। भारत की इकॉनमी को ये सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, और इसका सबसे पहला असर दिख सकता है सरकार की कमाई पर। अब सवाल ये है कि आखिर ये डिविडेंड होता क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत सरकार कई बड़ी कंपनियों की मालिक है, आप जानते होंगे, जैसे कि ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसबीआई, एनटीपीसी वगैरह। जब ये कंपनियां मुनाफा कमाती हैं तो उसका एक हिस्सा सरकार को देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। यही पैसा सरकार अपने खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज वगैरह, और कई वेलफेयर स्कीम्स इन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। इस साल सरकार ने सोचा था कि वो इन कंपनियों से 75,000 करोड़ का डिविडेंड कमाने का टारगेट तय कर रही है। जाहिर है, उम्मीद थी कि हो जाएगा इस बार का लक्ष्य पूरा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण पिछले साल का अगर हिसाब देखें ना, तो पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 78,438 यानी 78,438 करोड़ के डिविडेंड में से लगभग एक तिहाई योगदान इन्हीं कंपनियों का था। पिछले वित्तीय वर्ष में पेट्रोलियम कंपनियों ने 25,798 करोड़ का डिविडेंड दिया था, जो सबसे ज्यादा था। इसके बाद बिजली क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनमें 13,213 करोड़ दिए, और कोयला क्षेत्र की जो कंपनियां थी उन्होंने 10,876 करोड़ का योगदान दिया था डिविडेंड के तौर पे। ये तीनों सेक्टर जो कमोडिटी कीमतों पर निर्भर करती हैं, कुल डिविडेंड का लगभग 64% हिस्सा देती हैं। उस टाइम पे ऐसा ही हुआ, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। अगर अब ये ग्लोबल वॉर लंबी खिंचती है तो इसका सीधा असर इन कंपनियों के मुनाफे पर पड़ना तय माना जा रहा है, और जब मुनाफा कम होगा तो सरकार को मिलने वाला डिविडेंड भी कम हो जाएगा। अब समझते हैं कि युद्ध का असर आखिर कैसे पड़ता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है भाई। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, ये सब जानते हैं, और जब भी युद्ध होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ जाती हैं। इसका सीधा असर पड़ता है ऑयल कंपनियों पर, जैसे ओएनजीसी, आईओसी और बीपीसीएल। पहली नज़र में आपको लग सकता है कि ऑयल महंगा हुआ तो कंपनियों की कमाई ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। टेक्निकली ऐसा ही समझ आएगा, लेकिन असलियत इससे उलट भी हो सकती है, क्योंकि कई बार सरकार इन कंपनियों पर दबाव डालती है कि वो फ्यूल प्राइसेस को ज़्यादा ना बढ़ाए, ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े, उनकी जेब पर बोझ ना बढ़ जाए, ताकि उनको समस्याएं ना आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 27 मार्च जो अभी गई है महीना, 27 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर कम की थी, ताकि उपभोक्ताओं को और तेल कंपनियों को युद्ध के असर से राहत दी जा सके। अब जब सरकार ऐसा करती है तो सरकार पे भी बोझ बढ़ता है और कंपनियों पर भी। कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है और उनकी डिविडेंड देने की क्षमता भी कम होने लगती है। दूसरी बड़ी समस्या है ग्लोबल डिमांड। युद्ध के समय पर पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, लोग और कंपनियां कम खर्च करती हैं, इन्वेस्टमेंट धीमा हो जाता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर भी असर पड़ने लगता है। भारत की कई कंपनियां एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, और जब एक्सपोर्ट घटता है तो उनकी अर्निंग पर असर पड़ता है, और इसका सीधा असर सरकार की कमाई पर आता है। तीसरी बड़ी चुनौती है फिजिकल प्रेशर। युद्ध के समय पर सरकार को कई एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं, जैसे फ्यूल की सब्सिडी, फूड सब्सिडी, और कई बार डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ानी पड़ जाती है। ऐसे में सरकार को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर डिविडेंड ही कम आने लगेगा तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। यानी एक तरफ खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपकी कमाई घट रही है। ये किसी भी इकॉनमी के लिए वार्निंग सिग्नल होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये खतरा सच में इतना बड़ा है अभी के हालात के हिसाब से हमारे लिए। देखिए, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द खत्म हो जाता है तो शायद ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन अगर ये लंबा खिंच जाता है तो धीरे धीरे इसका असर साफ साफ दिखने लगेगा हमें, हमारे ऊपर, आम लोगों पर, हमारी इकॉनमी पर।
पीएसयू कंपनियों का प्रॉफिट गिर सकता है, सरकार को अपने टारगेट रिवाइज करने पड़ सकते हैं और फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ सकता है। और अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो उसका असर आम आदमी पर भी पड़ सकता है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना, इंटरेस्ट रेट्स पर दबाव आ जाना और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ जाना। अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए सरकार ने सोचा कि उसे 10 कंपनियों से पैसा मिलेगा और हर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन अचानक से ग्लोबल वॉर शुरू हो जाती है। कुछ कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है, कुछ की सेल्स गिर जाती है और कुछ को गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में वो कंपनियां उतना पैसा नहीं दे पाती जितनी कि पहले वो सोच रही थी और सरकार का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। तो अब आगे क्या होगा? सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि ग्लोबल सिचुएशन कैसे बदलती है। अगर टेंशन कम होती है तो इंडिया इस टारगेट को अचीव कर लेगा, डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं और ज़्यादा, जो भी है उससे ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो सरकार को अपने नंबर्स को रिवाइज करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब इस मुद्दे को लेकर अलर्ट हो गए हैं और यही समस्या आगे के लिए दिक्कतें बढ़ा सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन है, इससे गवर्नमेंट को निकलने के लिए क्या कड़े कदम उठाने चाहिए, या फिर जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनमें नरमी बरतनी चाहिए या नहीं बरतनी चाहिए, या फिर जो ग्लोबल टेंशन्स इस समय देखने को मिल रही हैं उनके हालात आपको क्या नज़र आ रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।